नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक स्टडी पॉइंट में। यूपी पीसीएस जिला उद्यान अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर का हल श्रृंखला को लेकर मैं 5वां भाग लेकर के आपके सामने हूँ। आज ये 2010 का जो पेपर है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगला पेपर शुरू होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगला वीडियो आए उसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 5वां दिन है, 5वें दिन हम इस पेपर को हल कर लेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाले के अर्थात पोटास का स्रोत है। धीमी गति से जो रिलीज होता है ऐसा कौन सा पोषक तत्व पोटास का कौन सा स्रोत है? पहला ऑप्शन है खनिज पोटास, विनिमेय पोटास, अविनिमेय पोटास या मृदा घोल में उपस्थित पोटास। तो खनिज जैसे माइका और फेल्सपार में पोटेशियम पाया जाता है जो कि धीरे धीरे अपघटित होकर मुक्त होता है। तो ऐसे में हम पॉटजॉल मृदा में, लेटेराइट मृदा में, क्ले मृदा में या फिर चरणोजेम मृदा में। तो चरणोजेम मृदा में धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है और तो इस प्रकार हमारे चौथा आंसर सही है। मैं आपको बता दूं कि ये मृदा दक्षिणी पठारों, भारत के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी पठार में और मध्य भारत में भी पाई जाती है। इसी मृदा को रेगोर या काली मृदा या कपास की काली मृदा कहते हैं और इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा 15 से 20% रहती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर की मात्रा अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न, फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच परिसर पर होता है? यानी फास्फोरस का फिक्सेशन जो है किस पीएच रेंज में सर्वाधिक होता है? 8.5 से 9.5, 4.5 से 5.5, 7.5 से 8.5 या 6.5 से 7.5। तो इस प्रश्न में हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 4.5 से 4.5 से 5.5 तक पीएच रेंज पर फास्फोरस का अत्यधिक स्थिरीकरण होता है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए 4.5 से 5 तक का जो पीएच रेंज है वो भी उस पर भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है उस पर ही। तो अगले प्रश्न के हम लोग चलते हैं। संतृप्त जलबहाव हेतु मृदा की पारगम्यता के निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉइल अंडर सैचुरेटेड फ्लो ऑफ वाटर इज अ फंक्शन ऑफ, यानी कि मृदा रंध्राकार, मृदा जल की मात्रा, मृदा रंध्राकार एवं मृदा जल की मात्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संतृप्त बहाव हेतु जल की पारगम्यता जो है मृदा रंध्राकार एवं मृदा जल की मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमारा तीसरा उत्तर सही है, क्योंकि मृदा रंध्र का आकार जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जल का संचरण होगा और इसी के लिए मृदा रंध्राकार और मृदा जल की मात्रा ये दोनों पर डिपेंड करता है। अगले प्रश्न देखते हैं। वर्मीक्यूलाइट एक एल्यूमिनो सिलिकेट मृदा है, यानी एल्यूमिनियम और क्ले का मिश्रण है, जिसमें सिलिकेट, एल्यूमिनियम और सिलिकेट का मिश्रण है, जिसमें एल्यूमिनियम तथा सिलिकेट का रेशियो पूछा है। क्या होता है? 1:1, 2:1, 2:2 या 2:1:1। तो वर्मीक्यूलाइट जो है मंट मोरलियोनाइट मृदा होती है, उसमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट का अनुपात जो है 2:1 होता है। इसका अर्थात इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें वर्मीक्यूलाइट जो है ये ऋण आवेशित होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। क्रिस्टल इकाइयों के बीच में जो इसके अणु हैं, जल अणु मैग्नीशियम आयंस के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं, जिससे ये थोड़ी सी अधिक मजबूत और कठोर मृदा बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा मृदा ह्रास की गणना में प्रयुक्त नहीं होता है? ये ऐसा कौन सा कारक है जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में मृदा ह्रास की गणना जब करते हैं तो उसमें प्रयुक्त नहीं होता है? वर्षा, ढाल की लंबाई, फसल प्रबंधन या उर्वरक प्रबंधन। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यानी उर्वरक प्रबंधन, चौथा ऑप्शन जो है आपका
सही है। इसमें बाकी सारे ऑप्शन जो है कारक जो है, जैसे वर्षा है, फसल प्रबंधन है, ढाल की लंबाई है, ये सारे ऑप्शन जो हैं, ये सारे कारक जो हैं सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण में मृदा ह्रास की गणना में प्रयुक्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित है। ऐसा कौन सा खनिज तत्व है जो जैव अणुओं में बायोमॉलिक्यूल्स में ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित है? यह सल्फर या नाइट्रोजन, पी फास्फोरस या फिर कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सल्फर। सल्फर जो है खनिज तत्व ये जीव अणुओं में ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलायमान तत्वों के, चलायमान मतलब मोबाइल तत्वों के, मोबाइल जो मूव कर सकते हैं, तत्वों के कमी का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस हिस्से में प्रदर्शित होता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नई पत्तियों में, बी पुरानी पत्तियों में, सी जड़ों में, चौथा तनों में। तो चलायमान तत्व जैसे NPK, जिंक और मैग्नीज की, जिंक और मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीज तो इमोबाइल है, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम जो है पुरानी पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि ये मोबाइल तत्व हैं, ये चल करके मतलब चलने का मतलब बहाव के साथ जो भी उसकी प्रक्रिया है वो ऐसे भागों में चले जाते हैं, नए भागों में, बढ़ने वाले भागों में चले जाते हैं, और जो पुराने भाग रहते हैं वो अब इसकी तत्व की कमी को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा, जो कि पुरानी पत्तियों में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। इमोबाइल तत्व, तो इमोबाइल तत्व कौन कौन से हैं जो कि चलायमान है? N नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और मैग्नीशियम की जो है ये मोबाइल हैं। और अचल या इमोबाइल तत्व कौन से हैं? सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कैल्शियम और बोरान। ये इमोबाइल तत्व हैं जिनके लक्षण जो हैं नई पत्तियों पर या नई ऊपरी कलिकाओं पर वृद्धि, जो बढ़ने वाला भाग है नई कलिका, उस पर इनकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला किण्वक है, अर्थात इसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। किण्वक को, किण्वक का मतलब एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम जो है इन जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करता है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज या GDH। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्राइट, कि आप सभी जान ही रहे होंगे। कैल्शियम का 1 मिली तुल्यांक बराबर होता है, कैल्शियम का 1 मिली तुल्यांक बराबर होता है 10 मिलीग्राम कैल्शियम, 20 मिलीग्राम कैल्शियम, 4 मिलीग्राम कैल्शियम और 12 मिलीग्राम कैल्शियम। तो इस प्रश्न का दूसरा उत्तर सही है 20 मिलीग्राम कैल्शियम। इसके 1 मिली तुल्यांक कैल्शियम का 1 मिली तुल्यांक बराबर रहता है कैल्शियम का 1 मिली। अगला प्रश्न है। पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। पृष्ठीय मृदा का जो ऊपरी सतह है वो, और दूसरा जो अधो मृदा है वो ऊपरी सतह से नीचे का भाग जो अधो मृदा है, सब सॉइल जिसको कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात पृष्ठीय मृदा में की तुलना में अधो मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात संकरा मतलब नैरो कम, दूसरा अधिक वाइड, और तीसरा बहुत अधिक वेरी वाइड, और चौथा बराबर रहता है। तो ऊपर ये सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की कि जो अधो मृदा है उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो अधिक होगा। इसका हमारा दूसरा उत्तर इसमें सही है। पूछा है अगला प्रश्न है। वृक्षों में इक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो एक सबसे पहले तो ये जान लें कि इक्जेंथिमा जो बीमारी है वो सिट्रस फैमिली के सिट्रस वर्गीय फलों में होती है। तो इसमें ऑप्शन है मोलिब्डेनम, क्लोरीन, तांबा और लोहा। तो इस प्रश्न का तीसरा उत्तर जो है सही है तांबा की कमी से। इसी प्रकार सिट्रस में एक और बीमारी लगती है जो कि फिर वो भी कापर की यानी तांबा की कमी से लगती है। डाईबैक एक बीमारी लगती है, काफ़ी पूछी जाती है परीक्षाओं में
कि डाईबैक बीमारी किसकी कमी से लगती है, या तांबा की कमी से कौन सी सिट्रस वर्गीय फसलों में कौन सी बीमारी तांबा की कमी से लगती है। तो वहाँ पर आपका उत्तर तांबा रहेगा या डाईबैक रहेगा, जिसको डाईबैक कहते हैं, डाईबैक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मक्के में ऊतक विश्लेषण है। अगर मक्के का जो है टिश्यू लेना है, प्लांट टिश्यू लेना है सैंपल, तो कौन सा भाग प्रयोग करेंगे? ऊपर से तीसरी पत्ती, नीचे से तीसरी पत्ती, ऊपर से तीसरी एवं चौथी पंक्तियाँ, ऊपर से चौथी एवं पांचवी पंक्तियाँ। मक्का में ऊतक विश्लेषण 3 तरह से नमूना लिया जाता है। यदि पौधे की लंबाई 30 सेंटीमीटर से कम है, पूरा पौधा 30 सेंटीमीटर से कम होने पर भूमि के ऊपर का पूरा भाग, कोई भी भाग ले सकते हैं, पूरा भाग। दूसरा, नर मंजरी निकलने के पूर्व, ये नर मंजरी जो ऊपर का भाग रहता है, वो टेसल, वो निकलने से पूर्व जो विकसित पत्तियां होती हैं उनको ले सकते हैं। और तीसरा जो समय है वो सिल्क निकलने की, यानी भुट्टा जो बनने की क्रिया है, सिल्क जो उसमें भुट्टे में बाल जैसे रहते हैं, निकलने की अवस्था तक, उस अवस्था तक यानी कि नर मंजरी से और सिल्क निकलने तक 1 सप्ताह का समय डिफरेंस रहता है। पहले नर मंजरी निकलती है, इसे पूर्णतः प्रोटेंडरी बोलते हैं, और ये इसके 1 सप्ताह बाद सिल्क निकलने की अवस्था आती है। तक इनमें से कोई सी भी पत्ती आप ले सकते हैं, लेकिन नर मंजरी निकलने से पूर्व केवल विकसित पत्ती ले सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा पहला उत्तर सही है, ऊपर से तीसरी पत्ती हम ले सकते हैं टिश्यू के विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, FIRB विधि विकसित की गई है काहे की बुआई के लिए? धान की, गेहूं की, दलहनों की या बाजरा की? तो FIRB का मतलब होता है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। ये किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है गेहूं की खेती। इसमें क्या होता है कि गेहूं की 3-4 पंक्तियों के को एक बेड पर होता है, बेड मतलब ऊंची बेड बीज सैया बना करके उस पर बोया जाता है, और 2 प्रकार इन्हीं ऐसे बेड के बीच में ये सिंचाई की नाली रहती है। इसे जो जहाँ पर बीज रहता है वो उठा हुआ भाग रहता है, बीच में नाली ऐसे खाली रहती है ऐसे। तो यहाँ गेहूं के पौधे रहते हैं और ये सिंचाई की नाली रहती है, यहाँ गेहूं के पौधे रहते हैं और ये सिंचाई की नाली रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद। तो इसका सही उत्तर कानपुर है, कानपुर में IIPR स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है ब्यूटाक्लोर के स्थान पर, फ्लोरोमेंटूरान के स्थान पर, आइसोप्रोटूरान के स्थान पर, या उपरोक्त में से किसी के नहीं? तो आइसोप्रोटूरान के स्थान पर इसका सही जवाब है, सही उत्तर है। इसका तीसरा उत्तर हमारा सही है। तो सल्फोसल्फ्यूरान इसका प्रयोग किया जाता है गेहूं में, गेहूं का फेल्ड्रिस माइनर या गेहूंसा या मामा, गेहूं का मामा मारने के खत्म करने के लिए। लेकिन इसको बदला क्यों जा रहा है? आइसोप्रोटूरान के स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आइसोप्रोटूरान के प्रति उसमें जो है सहनशीलता विकसित हो गई है, उससे इसके प्रयोग से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए ये दवाई बदलनी अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक सुप्तावस्था वेजिटेटिव लैग फेज इज फाउंड इन किस में मिलता है? धान की प्राचीन देशी किस्मों में, संकर धान में, नवीन बौनी धान की किस्मों में, या उपरोक्त सभी में? तो अब तो वैज्ञानिकों ने इससे निजात पा ली है। तो धान की प्राचीन देशी किस्मों में वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। 110। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? उत्तर प्रदेश में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं? 9, 10, 11 या 13? तो पूरे भारत को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। इसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा स्टेट वाइज पूरे उत्तर प्रदेश का, कि कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सा बंटवारा किस तरह से एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, भारतवर्ष में बंजर भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल है? ये अद्भुत आंकड़ा है कि आधे से जितना 328 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन उसका आधे से अधिक 175 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का अंतर्गत आता है। 112। अगला प्रश्न है, दाने के लिए बाजरे की बुवाई कब करनी चाहिए? तो दाने के लिए बाजरे की बुवाई जून में, जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में? तो
तो दाने के लिए बाजरे की बुआई हम जुलाई के प्रथम या द्वितीय पखवाड़े जुलाई में करते हैं, जिसमें कि 8 से 10 किलोग्राम बीज हम प्रति हेक्टेयर बोते हैं ये चारे के लिए। अगला प्रश्न, गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन K12। तो गोल्डन राइस आनुवांशिक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक राइस है जिसमें कि विटामिन ए अधिक या बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो कि विटामिन ए का सोर्स है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसको इंगो पैट्रिकोस नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया। अगला है, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी या उपरोक्त सभी की कमी। तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, फास्फोरस की कमी। मृदा में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता से कैल्शियम जो है वो फास्फोरस से क्रिया करके कैल्शियम फास्फेट बना देती है और ये अभिलेय हो जाती है, अनुपलब्ध अवस्था में बदलकर हो जाती है, अनुपलब्ध रहता है। तो इसमें फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम अगर अधिक रहेगा तो फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाएगी। अगला है, नोरिन 10 जीन के द्वारा बौने किस्म के पौधे पैदा किए गए। इसका सरल उत्तर है, पहला उत्तर है गेहूं में नोरिन 10 जीन है। अगला है, आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई क्या कहलाती है। तो जान आलू की फसल रबी की है, कद्दू वर्गीय जायद की फसल है। तो रबी की फसल जब मिट्टी चढ़ा रहे हैं उसमें अगर उसी समय जायद की फसल बो देंगे, मतलब आलू की अभी खेत में है और पिछली फसल अगली खेत में है और अगली फसल की बुआई में उसी में बुआई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगी रिले फसल, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है गेहूं में, धान में, मक्का में, बाजरा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धान में। ये धान में बुशनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद जो है क्रॉस जुताई करते हैं, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और जो टिलरिंग है वो अच्छी होती है, कल्ले अधिक मात्रा में निकलते हैं। अगला प्रश्न, सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है। सम्राट किसकी वैरायटी है, ये पूछा गया। सम्राट मूंग की वैरायटी है। अगला प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं में सर्वविदित एक क्रांतिक अवस्था है CRI क्राउन रूट इनिशिएशन। तो ये ताजमूल, जिसको ताजमूल कहते हैं हिंदी में, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है सर्वाधिक, अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो भी इसी अवस्था पर करते हैं, जो कि बुवाई के 20 से 25 दिन की समय पर होती है। अगला प्रश्न है, मक्के की कंचन प्रजाति पकती है। मक्के की कंचन प्रजाति कितने दिनों में पकती है? 60 से 65 दिनों में, 75 से 80 दिनों में, 85 से 90 दिनों में या 95 से 105 दिनों में। तो ये पहले सर्वप्रथम इसके बारे में जानेंगे। ये कंचन जो प्रजाति है मक्का की संकुल वैरायटी है, और ये पकती है 75 से 80 दिनों में तैयार होती है। इसकी उपज जो है 35 से 40 कुंटल रहती है, 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। तो ये वीडियो अभी 2010 का हम लोगों का पेपर ये सॉल्व हो गया है। मैं अगला पेपर या जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनका वीडियो लेकर के आएंगे। एक मैराथन क्लास रहेगी 200 प्रश्नों की, उसको हम लोग हल करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लेकिन और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले आने वाले वीडियो को देखते रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और अब जो आएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।